गोपाल हैं, जयराम रमेश हैं, लाइन लगी हुई है। ये तो शुरू में नाम ले रहा हूं मैं, अभी लाइन लगी हुई है और लाइन लगी हुई थी जो कांग्रेस छोड़ के भागे। कांग्रेस के अंदर तो स्लीपर सेल घुसे में। राहुल जी तो 50% की गारंटी दे रहे हैं ना। मैंने तो इतनी डिटेल में रिसर्च नहीं की है अभी। स्लीपर सेल ही तो है जो कांग्रेस और दूसरी विपक्षी पार्टियों का बेड़ा गर्क कर रहे हैं। अगर बताइए इस देश में प्रधानमंत्री मायावती जी को बनने से कौन रोक सकता है, अगर मिश्रा जी ना हो उनके बराबर में बैठे हुए। वो तो खुद कह भी चुकी, जब भी वो अपने मन से बोलती हैं। उन्होंने अभी तो कहा है कुछ दिन पहले कि बसपा के अच्छे दिन तब आएंगे जब बैलेट पेपर से चुनाव होंगे। अभी तो कहा है कुछ दिन, मेरे ख्याल से 1 महीना पहले कहा होगा मायावती जी ने। तो ये हर लीडर की जो स्लीपर सेल की बात से के जंजाल से निकल के जब भी बात करेगा यही बात करेगा। खड़गे जी ने बोला पेपर बैलेट, राहुल जी ने बोला पेपर बैलेट, 2018 के कांग्रेस के वर्किंग कमेटी के रेजोल्यूशन ने बोला पेपर बैलेट। अखिलेश जी बोलते हैं मैं 80 की 80 सीटें जीत जाऊं जब भी पेपर बैलेट। ममता बनर्जी पेपर बैलेट, स्टालिन साहब पेपर बैलेट। फिर भी ये पेपर बैलेट के लिए आंदोलन नहीं हो रहा ना। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत महत्वपूर्ण फैसला किया है ईवीएम के बारे में। हरियाणा में एक पंचायत के इलेक्शन में एक कैंडिडेट ने यह कहा कि फर्जीवाड़ा किया गया है, पूरी तरीके से गैर कानूनी है, इसका कोई भी कानूनी आधार नहीं है और इस किताब में इसकी कोई भी जिक्र नहीं है। इस पूरी किताब में जो चुनाव आयोग जिसपे बाध्य है काम करने के लिए, चुप करो यहां से, बाध्य है कार्य करने के लिए, इसमें कोई भी बात कहीं भी एसआईआर का जिक्र ही नहीं। तो देश का कोई बहुत बड़ा मुद्दा हो उसके लिए सुप्रीम कोर्ट जाना ही अपने मुद्दे को खुद मौत के हवाले करने जैसा होता है। ये बात हम लोग बार बार कहते हैं, लेकिन फिर भी कुछ लोग नहीं मानते हैं। और चुनाव आयोग भी आरएसएस और बीजेपी का एक वर्कर है। ऐसे नहीं कि सबके काट दिए एक साथ। पूरा बिहार के 2003 के बाद से सारी वोटर लिस्ट ही गायब कर दी। इससे बड़ा फ्रॉड, झूठ, मक्कारी कुछ नहीं हो सकती। सभी साथियों को जय भीम और सलाम वालेकुम। देखिए, आज सुप्रीम कोर्ट में एसआईआर की सुनवाई आज भी हुई और आज भी वो लोग जो सुप्रीम कोर्ट गए थे हम लोगों की सलाह के विरुद्ध, आज भी उन लोगों को कोई भी ऐसी राहत नहीं मिली सुप्रीम कोर्ट से जिसकी हमें तो खैर कोई उम्मीद ही नहीं थी। क्योंकि इस तरह के बड़े जो इशू होते हैं, जो पॉलिटिकल इश्यूज होते हैं, जिसमें देश का संविधान और देश की लोकतंत्र बचाने की बात हो, देश का कोई बहुत बड़ा मुद्दा हो, उसके लिए सुप्रीम कोर्ट जाना ही अपने मुद्दे को खुद मौत के हवाले करने जैसा होता है। ये बात हम लोग बार बार कहते हैं, लेकिन फिर भी कुछ लोग नहीं मानते हैं और चले जाते हैं। आज उनको एक और सबूत मिल गया होगा, लेकिन अभी भी शायद वो हमारी बात नहीं सुनेंगे। और थोड़ा बहुत जो आज उनको लग रहा है या दुनिया को बताने के लिए वो बता सकते हैं कि हमने एक ऑर्डर ले लिया। अच्छा, तो 2 ऑर्डर्स आज आए हैं जिसको ये अच्छा कहने की कोशिश कर रहे हैं। पहले तो मैं ये बता दूं, ये दोनों ऑर्डर भी शायद ना आते अगर सैकड़ों की संख्या में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ऑपोजिशन पार्टीज आंदोलन का ऐलान नहीं करते और सैकड़ों की संख्या में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स इलेक्शन कमीशन का घेराव ना करते। तो अब तक ये पिटीशन खिड़की और दरवाजे से बाहर गई होती या ठंडे बस्ते में डाल दी गई होती। अब एसआईआर का मुद्दा क्या है? बेसिकली जब ये बात शुरू हुई तो लोगों की डिमांड क्या है कि ये एसआईआर की एक्सरसाइज चुनाव आयोग के भ्रष्ट अधिकारियों ने शुरू की है, पूरी तरीके से गैर कानूनी है, इसका कोई भी कानूनी आधार नहीं है और इस किताब में इसकी कोई भी जिक्र नहीं है। इस पूरी किताब में जो चुनाव आयोग जिसपे बाध्य है काम करने के लिए, चुप करो यहां से, बाध्य है कार्य करने के लिए, इसमें कोई भी बात कहीं भी एसआईआर का जिक्र ही नहीं। एक बात ये हो गई, संविधान में एसआईआर का कोई भी जिक्र नहीं, ये दूसरी बात हो गई। तीसरी बात यह है कि एसआईआर की जो ये गैर कानूनी कार्रवाई, अपराध हो रहा है, इसकी सजा दिलाने की बात हो रही थी। राहुल जी ने भी बोला और दूसरे लोगों ने भी बोला कि जो लोग ये कार्य कर रहे हैं नकली वोटर लिस्ट में गड़बड़ी और फेराफेरी का, उन लोगों को जेल जाना पड़ेगा। हम लोग भी यही बोल रहे हैं। हमने तो एफआईआर कराने के लिए भी कोर्ट में
पर दरखास्त लगा रखी है, 5 दिसंबर 2024 से लगा रखी है। तो अब हाथ क्या आया? चुनाव आयोग ने पहले तो गैर कानूनी एफआईआर की, उसके बाद एक और हमला किया। क्या हमला किया कि उन लोगों ने जो वोटर लिस्ट में से नाम काटे गए थे वही नहीं बताया, मतलब एक और ज्यादती कर दी। और अब जब एक और ज्यादती हो गई तो ये नई ज्यादती वापस करवा के हमारे लोग बहुत खुश हो रहे हैं। बुनियादी बात क्या है कि पुरानी जो वोटर लिस्ट है, जो 2025 के लोकसभा की वोटर लिस्ट है, उसके हिसाब से चुनाव होना चाहिए। यही मांग थी ना हमारी, यही मांग है और यही मांग हर ईमानदार व्यक्ति की रहेगी। इससे पहले कि पुरानी वोटर लिस्ट ही जिंदा ना की जाए और बिहार के चुनाव पुरानी वोटर लिस्ट से ही ना हो, कोई भी बात अगर कोई मानता है तो वो मेरे ख्याल से आरएसएस और बीजेपी का साथ देगा। मानने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि वो गैर कानूनी है। जहां तक ये झूठ बहुत बड़ा फैलाया जाता है बीजेपी द्वारा कि बांग्लादेशी रोहिंग्या आ गए, तो बांग्लादेशी रोहिंग्या आ गए तो उनका नाम पता लगा किसी को? एक का भी नहीं ना। तो पहली बात यही है कि आरएसएस और बीजेपी के लोग सच बोलने में अक्षम है, बोल ही नहीं सकते, इसलिए उनकी किसी भी बात पे ध्यान नहीं देना चाहिए। और चुनाव आयोग भी आरएसएस और बीजेपी का एक वर्कर है। तो आज भी स्थिति वही है। अब अगर आप ये सोच रहे हैं कि वोटर लीग ये जो नाम दे देंगे, चलिए हमने इतने लोगों के नाम काटे, तो क्या जिन लोगों के गैर कानूनी रूप से नाम काटे गए हैं वो ये नाम बता देने से वापस लिस्ट में आ जाएंगे? यही मांग है ना हमारी। ये लिस्ट जानना तो मांग ही नहीं थी ना हमारी, वो तो चुनाव आयोग की जिम्मेदारी थी जो उन्होंने नहीं पूरी की, तो सुप्रीम कोर्ट ने उसमें ये करा दी जिम्मेदारी उनकी पूरी। लेकिन हाथ, रिलीफ, फायदा, बचाव कुछ नहीं हुआ, जीरो। दूसरी बात है कि चुनाव आयोग को ये डायरेक्शन दे दी शायद कि हम तो ये पहले से ही बोल रहे थे कि मैं ये जो आधार कार्ड है उसकी परमिशन मिल जाएगी और उसी को रिलीफ मांग के सब वाहवाही लूटना शुरू कर देंगे। तो ये कोई रिलीफ ही नहीं है। सुप्रीम कोर्ट और सारे जो लॉयर्स थे आज तो जाके, क्योंकि 2-3 दिन से हम लोग बता रहे हैं, प्रावधान भी सेक्शन 23 है इस किताब का, आरपीए का सेक्शन 23 है, वो साफ तौर पे ये कहता है कि आधार कार्ड आइडेंटिफिकेशन का जो आधार है माना जाएगा। ये कानून की किताब कह रही है, चुनाव आयोग को पावर ही नहीं है उसको हटाने की। हम लोगों का क्या कहना है कि जिस भी व्यक्ति का वोटर लिस्ट में नाम आ गया उसके लिए तो आधार कार्ड की भी जरूरत नहीं है, किसी चीज की जरूरत नहीं है, वो वोटर है, वो नागरिक है। जब तक के चुनाव आयोग या कोई दूसरा व्यक्ति उसका नाम वोटर लिस्ट से ना कटवा दे, इस कानून का प्रावधान का पालन करते हुए जो सेक्शन 22 में लिखा है, और कोई तरीका ही नहीं है। एक बार वोटर लिस्ट में नाम आ गया, उसके अलावा अब हटने का एक ही तरीका है, सेक्शन 22 इसका। उसमें पहले नोटिस जाता है, रजिस्टर्ड पोस्ट से पूरा मौका मिलता है एक एक व्यक्ति को कि आपका नाम हम काटने के लिए ये हमें सबूत मिले हैं, तो आप आके जवाब दीजिए एक एक वोटर को। ऐसे नहीं कि सबके काट दिए एक साथ, पूरा बिहार के 2003 के बाद से सारी वोटर लिस्ट ही गायब कर दी। इससे बड़ा फ्रॉड, झूठ, मक्कारी कुछ नहीं हो सकती, अपराध कुछ नहीं हो सकता। ऐसे अपराधियों को जेल में भेजना चाहिए सुप्रीम कोर्ट को, जिसकी मांग ही नहीं की जा रही हमारे पिटिशनर से। तो हमारा कहना यह है कि यह वोटर लिस्ट के लिए कोई लाभकारी कार्य नहीं हो रहा है, नुकसान हो रहा है। अगर कोई फर्जीवाड़े वाला वोट होता है ना, तो उसके लिए जो जब वोट देने जाता है ना कोई, तो वहां लोग बैठे होते हैं हर पॉलिटिकल पार्टी के कैंडिडेट्स के, वो रोक लेते हैं उसे कि भाई आप नकली वोटर हो, नहीं जाने देते। तो कोई नुकसान, कोई नकली वोट अगर डालने वाला है तो वो डाल ही नहीं सकता। डाल जब सकता है कि चुनाव आयोग के भ्रष्ट अधिकारी जो सीसीटीवी फुटेज होती है वहां की, वो हम जैसे लोगों को ना दे। हालांकि कानून की यह किताब कहती है कि हमें दे देनी चाहिए, उसके लिए कानून बदल दें। यह है बेईमानी की जड़। फर्जीवाड़े को रोकने के लिए सीसीटीवी कैमरा होता है, वीडियो फुटेज होती है, जो हम मांग रहे हैं चुनाव आयोग कानून बदल के नहीं दे रहा। अब एक तो हो गई ये बात। अब आज 11 तारीख को सुप्रीम कोर्ट की एक बहुत महत्वपूर्ण फैसला आया है, जो शब्द में नाम लेने से भी डरता हूं। अब मैं सुप्रीम कोर्ट का नाम लेके तो बोल सकता हूं। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत महत्वपूर्ण फैसला किया है ईवीएम के बारे में। हरियाणा में एक पंचायत के इलेक्शन में एक कैंडिडेट ने
ये कहा कि फर्जीवाड़ा किया गया है और मुझे जानबूझ के चुनाव हराया गया है, मशीनों में हेराफेरी करके या जिस भी वजह से। हाई कोर्ट ने यह बोला कि मशीनों के द्वारा दोबारा काउंटिंग नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट ने अभी पहले तो पिछले महीने की 30 तारीख को और उसके बाद 11 तारीख को इसी महीने की फैसला किया है, बहुत ही महत्वपूर्ण, जिससे हमारी बैलेट पेपर को वापस लाने की लड़ाई को बहुत बड़ी मजबूती मिलेगी। सारा विपक्ष, राहुल गांधी जी, खड़गे जी और सारे नेता जो इंडिया गठबंधन के हैं, अखिलेश जी, ममता बनर्जी साहिबा, लालू यादव, तेजस्वी यादव साहब, शरद पवार साहब, जितने भी लीडर हैं हमारे, स्टालिन साहब, सब लोग कान खोल के सुन ले कि सुप्रीम कोर्ट ने अब ये कहा, क्या कहा है, 3 चीजें महत्वपूर्ण कही हैं। पहली कि जो चुनाव आयोग का दावा था ना कि हम ईवीएम का प्रयोग इसलिए कर रहे हैं कि इसमें फिर वोटर्स की काउंटिंग की जरूरत जो है ना, गड़बड़ी नहीं होती, आखिरी वोट तक जो एक बार मशीन बताएगी वही काउंटिंग, वही नंबर आप 1000 बार भी गिनोगे तो बराबर निकलेगा। मतपत्र में ऊपर नीचे होता है क्योंकि कोई मतपत्र जो है इधर उधर हो सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, पहली चीज कि ईवीएम को लाके चुनाव आयोग के हवाले नहीं किया, सुप्रीम कोर्ट लाओ, सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल ईवीएम में काउंटिंग अपनी आंखों के सामने करेंगे। पहला महत्वपूर्ण फैसला। अब क्या हुआ इससे कि जो ईवीएम है उसमें वोटों की गड़बड़ी हो सकती है कि एक बार काउंटिंग से कुछ निकलेंगे नंबर और दूसरी बार काउंटिंग होगी जब तो मशीन में कोई और नंबर निकलेगा। यह बात अब साबित हो गई है ये सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट की वजह से, और क्योंकि ऐसा हुआ है जब बूथ नंबर 65 से 70 की काउंटिंग हुई, हालांकि चुनाव की पिटीशन सिर्फ एक बूथ की थी, एक मशीन की थी, लेकिन सारे मशीनों पे सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया। पहली जीत हमारी ये हुई है कि मशीनों में दूसरी बार काउंट करने से नंबर चेंज हो सकते हैं। पहली बड़ी जीत हमारी, ये सुप्रीम कोर्ट कह रहा है, अब हम नहीं कह रहे। दूसरी बड़ी जीत ये जो सुप्रीम कोर्ट ने खुद अपने आप रिकाउंटिंग कराई है ना, उस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने भरोसा क्या किया है, तब किया है जबकि रजिस्ट्रार जनरल सुप्रीम कोर्ट के जो अधिकारी हैं वो भी रिकाउंटिंग कराएंगे तो उसकी वीडियोग्राफी कराएंगे और वीडियोग्राफी लाके सबूत के तौर पे पेश करेंगे कि हमने काम ठीक से किया। तो दूसरी बात हमारी जो जीत हुई है वो ये हुई कि वीडियोग्राफी होनी चाहिए, मशीनों के ऊपर भी वीडियोग्राफी होनी चाहिए, सीसीटीवी फुटेज होनी चाहिए। ये सुप्रीम कोर्ट ने माना है। मशीनें तभी सुरक्षित हैं जबकि उसकी वीडियोग्राफी सबूत के तौर पे पेश की जाएगी, वरना मशीनों में धांधली हो ही सकती है, यह सुप्रीम कोर्ट का मानना है। तीसरी महत्वपूर्ण बात क्या है, जो हम सीसीटीवी फुटेज और वीडियो मांग रहे हैं ना, यह सारा केस शुरू इसलिए हुआ कि एक बूथ के एक प्रिसाइडिंग ऑफिसर ने गैर कानूनी तौर पे अपने प्राइवेट मोबाइल फोन से यह धांधली होते हुए रिकॉर्ड कर लिया और उस धांधली के वीडियोग्राफी जो गैर कानूनी तौर से की गई थी, प्राइवेट फोन से की गई थी, उस वीडियोग्राफी के बेसिस पे सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला किया है कि नहीं, ये सारा चुनाव में जो है मशीनों के माध्यम से भी गड़बड़ी हो सकती है, इसलिए दोबारा काउंटिंग कराओ और उसके बाद उस जीते हुए कैंडिडेट को उसको हरा दिया और हारे हुए कैंडिडेट को जिता दिया। मेरा यह संदेश अब सारी विपक्ष के पार्टीज के लीडर्स के लिए और 90 लोग जिन्होंने लोकसभा में पिटीशंस डाल रखी हैं, सुन ले मेरी बात ध्यान से, मैं शुरू से यही बात बोल रहा हूं, उस पे चुनाव दोबारा हो सकते हैं सिर्फ ये मशीनों की हेराफेरी ही साबित करने से। सीसीटीवी फुटेज और वीडियो फुटेज जो हमने मांग रखी है उसके माध्यम से 90 लोकसभा की सीटें, करीब 100 विधान, ये महाराष्ट्र की सीटें जिसके लिए पिटीशंस फाइल हुई हैं, और 20 हरियाणा की सीटों पे इलेक्शन दोबारा हो सकते हैं अगर ईमानदारी से, मेहनत से और सही तरीके से चुनाव लड़े जाएंगे। मैंने आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस इसी वजह से बुलाई थी कि एक बार फिर मौका है, ये ईवीएम के जो पीएम है इसको हटाने का। 90 सीटें अगर कम हो जाएंगी उन पे दोबारा लोकसभा में दोबारा चुनाव हो जाएंगे तो केंद्र की सरकार अल्पमत में आ जाएगी। उसी प्रकार से, क्योंकि ये 90 की 90 सीटें अब पेपर बैलेट से होंगे तो हारेंगे, बीजेपी और आरएसएस के लोग हारेंगे। उसी प्रकार से 100 के करीब सीटें महाराष्ट्र के इलेक्शन में
अगर दोबारा मतपत्र से चुनाव होंगे तो वो सीटें हारेंगे और 20 सीटें हरियाणा में हारेंगे। और अगर ये आंदोलन अब जोर पकड़ गया तो मतपत्र से अगर चुनाव बिहार में हुए तो बिहार में बीजेपी की 22 सीटों से ज्यादा नहीं आएंगी। ये जो राहुल जी और दूसरे लोग दिखा रहे हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण काम है, बहुत मुश्किल काम है कि वोटर लिस्ट में धांधली हो रही है, एसआईआर में वोटर लिस्ट में धांधली हो रही है, लेकिन अल्टीमेटली वोट चुराए किस माध्यम से जाते हैं? वो चुराए जाते हैं चुनाव में वोट चुराने की मशीनों के माध्यम से। अगर हमने मशीनों को रुकवा दिया तो बीजेपी की जो दर्जन भर से ज्यादा, आरएसएस की जो दर्जन भर से ज्यादा चुनाव आयोग के भ्रष्ट अधिकारियों के साथ मिलके धांधली और गड़बड़ी करने के तरीके और जरिए हैं, वो कम पड़ जाएंगे। सिर्फ पेपर बैलेट इतना भारी पड़ जाएगा कि वो सारे तरीके कम पड़ जाएंगे और जमानतें तो शायद जब्त ना हो, फिर भारतीय जनता पार्टी की बच जाएं, लेकिन चुनाव वो जरूर हारेंगे, सरकार नहीं बना पाएंगे। एक अकेला मतपत्र बीजेपी के सारे बेईमानी के चक्र पे भारी पड़ेगा। इसीलिए हमारा फिर निवेदन है कि जो पेपर बैलेट वापस लाने का आंदोलन है वो रिवाइव करने का समय आ गया है। ये सब चीजें तो प्रॉब्लम बताने के लिए हैं कि हाँ वोटर लिस्ट में धांधली कर दी। वोट पड़ता और चोरी कैसे किया जाता है वो मशीनों के जरिए किया जाता है, करीब 80 से ज्यादा %। बाकी फर्जीवाड़ा भी होता है, वोट भी चुराए जाते हैं, वोट नकली भी डाले जाते हैं, ये निशान मिटा के भी डाले जाते हैं। ये तो आरएसएस के पास सब टेक्निक मौजूद ही है ना। तो इसीलिए मैंने आप लोगों को तकलीफ दी थी। कोई सवाल पूछना चाहते हैं? जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि राहुल गांधी ने जो मुद्दा उठाया वो बहुत महत्वपूर्ण है। जो वोट करते हैं उनका पूरा डब्बा है, चुनाव में डाल दीजिए तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा बिहार में। नहीं, दूध का दूध पानी का पानी क्या हो जाएगा? क्या वोटर लिस्ट में ये 65 लाख लोगों के नाम वापस आ जाएंगे? डाल देंगे ना। तो वो ऐसे चोर जो होते हैं ना, जो छोटे चोर होते हैं, उनको शर्म आती है अपनी चोरी पकड़ी जाने पे। जो डकैत होते हैं ना बड़े, जो खुलेआम डकैती मार रहे हैं, चोर डरता है ना, डकैत थोड़ी डरते हैं। इस समय तो वोटों की डकैती हो रही है, चोरी नहीं हो रही। तो वो लोग कोई शर्मा थोड़ी ना है कि हम गलती कर ही रहे हैं। भाई पहले तो उनको ये डालनी चाहिए थी ना। मुद्दा ये थोड़ी था। मुद्दा एसआईआर का सुप्रीम कोर्ट में गया क्या लेके था, मैंने अभी बोला भी है वो बात, कि पुरानी वाली वोटर लिस्ट से, जो लोकसभा के चुनाव जिस वोटर लिस्ट से हुए थे उससे चुनाव होने चाहिए। वो मुद्दा कहां गया? राजीव कुमार देश छोड़कर चले गए, भाग गए हैं विदेश जाकर के, वहां की नागरिकता जेल कैसे भेजेंगे आप? देखिए, इस बात के अभी पुख्ता सबूत मेरे पास नहीं है। हालांकि ये सोशल मीडिया और दूसरे मीडिया माध्यम से ये खबर आ रही है, तो ये भी हो सकता है कि आरएसएस और बीजेपी वाले खुद ही ये झूठी खबर छोड़ते हों, और जब हम में से कोई ये बोल दे व्यक्ति तो फिर उसको कह जी ये देखो झूठे हैं। तो हमारा मुद्दा राजीव कुमार जी से माल्टा जाएं या ऑरेंज काउंटी जाएं या जापान जाएं या जर्मनी जाएं या कहीं भी जाएं, भारत के कानून और संविधान में इतनी ताकत है कि कोई व्यक्ति अपराध करके भागेगा तो उसको वापस कानून के जरिए, संविधान के जरिए वापस लाया जाएगा और उम्र कैद की सजा दिलवाई जाएगी, एक निष्पक्ष उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करके। उम्र कैद से बच नहीं पाएंगे, वो कहीं चले जाएं दुनिया से। हम उनकी सिर्फ लंबी उम्र की कामना कर रहे हैं ताकि वो हम उन्हें वापस लाएं और हम उनको जेल में, क्योंकि सबूत इतने सारे हैं, एक निष्पक्ष कानूनी कार्रवाई करके कोर्ट के माध्यम से उन्हें उम्र भर तक और उनके सभी साथियों को उम्र भर तक जेल में रख सके। आप बोल रहे हैं राजीव कुमार को घुसे पर भारत लाया जाएगा, फिर उनकी कैद की सजा अदालत में आएगी, जिंदगी भर जेल में रहेंगे। बिल्कुल यही मैं कह रहा हूँ, कहीं चले जाएं वो। मैं कह रहा हूँ ना, चांद पे चले जाएंगे, चांद से भी ले आएंगे। भारत के संविधान में इतनी ताकत है, भागें। हम तो चाहते हैं भागे और हम संविधान के माध्यम से उनका पीछा करें और उनको घसीट के लाएं, संविधान के माध्यम से हम लाएंगे। राहुल गांधी लगातार चुनाव आयोग और सरकार को वोट चोर बोल रहे हैं, लेकिन चुनाव आयोग बार बार उनसे कह रहा है कि आप शपथ पत्र दीजिए, राहुल गांधी नहीं दे रहे। अब चुनाव आयोग ने कहा है कि आप जो भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं वोट चोर, उससे प्रतिनिधि का और जो चुनाव प्रक्रिया उसका अपमान हो रहा है, शब्द पर लगाम दीजिए अपने। देखिए, राहुल जी क्योंकि अपोजिशन पार्टी के लीडर हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, बड़े नेता हैं, वो थोड़े संभ्रांत भाषा में बोल रहे हैं। दरअसल ये चोरी नहीं है, ये डकैती है। चोरी तो छुप के होती है ना, ये तो खुलेआम हो रही है। नहीं, मैं तो बोल रहा हूँ ये डकैती है, चोरी नहीं है। वोटों की डकैती हो रही है, चोरी तो छोटी छोटी होती है ना। ये तो पूरी की पूरी स्टेट लूट रहे हैं। पूरा बिहार प्रदेश ही 65 लाख वोट से क्या कोई एक कॉन्स्टिट्यूंसी पे फर्क पड़ेगा? और चुनाव आयोग की यह प्रक्रिया ही गलत है ना। जो ये एफिडेविट राहुल गांधी जी से मांग रहे हैं वो पूरी तरीके से अपराध है, गैर कानूनी।
वो एफिडेविट देंगे कि उनको एफिडेविट देने की ताकत है? मैं सवाल कर रहा हूं ना, ज्ञानेश कुमार जी इस बात का एफिडेविट देंगे कि उनको एफिडेविट राहुल जी से मांगने का ताकत है कानूनी? वो दें एफिडेविट पहले। और एफिडेविट अखिलेश यादव जी ने दे रखा है, हमने भी दे रखा है, हमने तो कोर्ट में दे रखा है एफिडेविट के राजीव कुमार जी और दूसरे चुनाव के भ्रष्ट अधिकारियों को अरेस्ट करके उम्र कैद की सजा दो। हमने तो अदालत में डाल रखा है ना एफिडेविट। करें, क्या करेंगे? कांग्रेस पार्टी मांग कर रही है कि संसद को भंग कर दिया जाए, देश में दोबारा चुनाव करवाया जाए। क्या देश जो है वो चुनाव की तरफ आगे बढ़ रहा है? दोबारा चुनाव करे जाएं, ये आधी बात है। मैं आपको फिर कह रहा हूं, दोबारा बीजेपी जीतेगी अगर मशीनों से चुनाव होंगे। आज तो ये सुप्रीम कोर्ट ने फैसला करके बता दिया ना, हमारी बात पे मोहर लगा दी ना कि बैलेट पेपर से ही चुनाव सुरक्षित होता है। अब तो मोहर लगा दी सुप्रीम कोर्ट ने, अब और क्या चाहिए? अब और मशीनों से भी गड़बड़ हो सकती है, मतलब एक बार वोट कुछ निकलेंगे, दूसरी। तो हम कह रहे हैं जो ये अधूरी बात, चुनाव अगर दोबारा मशीनों से होंगे दोबारा बीजेपी जीतेगी। अगर मतपत्र से चुनाव होंगे फिर है फायदा, फिर 50 सीटें बीजेपी की नहीं आएंगी। 50 सीटों से ज्यादा आ ही नहीं सकती बीजेपी की। ये मैं बहुत बड़ा उनको, क्योंकि वो दूसरी तरफ भी 10-11 तरह की हेरा फेरियां करते हैं बड़ी वाली, इसलिए मैं उनको कह रहा हूं 50 सीटें भी आएंगी, क्योंकि दूसरे भी तो हेरा फेरी करने के तरीके हैं। उनसे 50 सीटें तक आ सकती हैं। मतपत्र से अगर चुनाव होगा तो बाकी जो हेरा फेरियां हैं वो 50 सीटें ही ला पाएंगी बीजेपी के लिए। उससे ज्यादा 51वीं सीट बीजेपी की नहीं आ पाएगी। हाँ, अगर ये आधी बात कही जाएगी तो बीजेपी दोबारा चुनाव जीत जाएगी, ऐसा मेरा मानना है। ज्ञानेश कुमार गुप्ता की बनती है बताते हैं आप, क्या ख्याल है? किसकी बनती है? चुनाव आयोग जो है ज्ञानेश कुमार गुप्ता किससे बनती है? की बनती है। हाँ, मेरी तो बनती। कैसे लगते हैं? कैसे लगते हैं? देखिए, मुझे तो वो एक बहुत यूजफुल व्यक्ति लगते हैं। मेरे राजीव कुमार जी भी यूजफुल थे और ज्ञानेश कुमार जी भी बहुत इस्तेमाल के योग्य व्यक्ति हैं भारत के संविधान को मजबूत करने के। क्योंकि अगर मुख्य चुनाव आयुक्त उम्र कैद पाएगा, मुख्य चुनाव आयुक्त एक नहीं दो और उसके पीछे वाले भी पा सकते हैं बहुत सारे, तो फिर किसी चुनाव के अधिकारी की इतनी जुर्रत सपने में भी नहीं होगी सोचने की कि मैं बाबा साहब के संविधान के साथ ये गद्दारी करूं। इसलिए मेरे लिए तो वो बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं, मेरे प्रिय हैं। मैं उनकी लंबी उम्र की कामना करता हूं, क्योंकि उन्हें लंबे समय तक, जब तक वो उम्र कैद में जेल में रहेंगे दोनों, तब तक लोग जो चुनाव कराते होंगे वो डरेंगे कि हम कोई गड़बड़ ना करें। वो है हमारा रास्ता, वो है हमारा घर परमानेंट। मेरे लिए बहुत यूजफुल है, मैं उन्हें बहुत पसंद करता हूं दोनों को। अनुराग ठाकुर ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए कहा है कि 6 लोकसभा सीट रही जिनमें से वायनाड और रायबरेली, कन्नौज और मैनपुरी, उनमें भी घपला हुआ और वोटों को बढ़ाया गया। लेकिन इस पर कांग्रेस का कहना है कि ये तो बीजेपी को ही अटैक कर रहे थे। नहीं, देखिए, मैं तो उसको एक और मैं चलिए सोचता हूं कि आज, क्योंकि ऐसा कभी होता नहीं है, आरएसएस और बीजेपी के जितने भी कार्यकर्ता होंगे ना सीनियर, और उसी प्रकार से ये जो उनके सीनियर कार्यकर्ता जो विभिन्न संवैधानिक पदों पे बैठे हैं, ज्ञानेश जी और राजीव कुमार जी जैसे, अच्छा वो ज्ञानेश गुप्ता जी जैसे, सॉरी आपने याद दिलाया मुझे, तो ये लोग कभी सच बोल ही नहीं सकते। बाय डिफॉल्ट झूठ ही निकलता है इनके मुंह, सच तो निकल ही नहीं सकता। अब अगर बड़ी मेहनत, कड़ा दिल करके सच बोलने की कोशिश भी करते हैं तो वो उनके लिए इतना अननेचुरल होता है कि वो उसी में अपने जाल में खुद ही फंस जाते हैं, अगरचे वो सच कह रहे हैं। तो इतनी बड़ा घपला झोल है सिस्टम में चुनाव के, कि जिन लोगों को हराने के लिए अमित शाह जी, मोदी जी, चुनाव आयोग के सारे भ्रष्ट अधिकारी, पूरी सरकारी मशीनरी हराने के लिए लगी हुई थी, फिर भी वो हेरा फेरी करके चुनाव जीत सकते हैं। तो जो लोग जिनका समर्थन जिन कैंडिडेट्स का आरएसएस, बीजेपी, मोदी जी, अमित शाह जी और चुनाव आयोग के भ्रष्ट अधिकारी कर रहे हैं, वो तो चुटकी बजाते चुनाव जीतेंगे ना, बिना चुनाव जीते, नकली वोटों से। ये तो अपनी बात को वो और काट भी रहे हैं और ये बता रहे हैं कि ये तब भी पॉसिबल है जबकि पूरा देश लगा हुआ हो किसी काम को, किसी व्यक्ति को हराने के लिए, वो फिर भी हेरा फेरी करके जीत सकता है। तो अब इन लोगों में वैसे अकल भी कम होती है, इसको इनको क्या ही बोला जाए। सवाल सर मेरा ये है कि राहुल गांधी तो नेता है, चाहे तेजस्वी हो, अखिलेश यादव हो, ये तमाम नेता हैं और राजनीति करेंगे। कोई वोट चोरी का आरोप लगाता है, कोई फर्जी वाले का, कोई वोट काट देगा। आप तो राजनीति नहीं जुड़े, आप तो एडवोकेट है। सच्चाई कहाँ है, क्या गड़बड़ी है? देखिए, ये जो राहुल जी कर रहे हैं, जो तेजस्वी यादव साहब कर रहे हैं, ये कोई उन्होंने खुद खुशी खुशी ये काम नहीं किया।
क्योंकि उनको एक संकोच भी आता है। और राहुल जी ने तो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा है कि हम लोग तो झिझक के ये बातें करते थे, और हालांकि उन्होंने ये भी कहा है कि राहुल जी स्वयं कम झिझकते थे, बिना झिझक के बोलते थे कि चोरी हो रही है, हो रही डकैती है, तो झिझक थोड़ा वो भी रहे। लेकिन ये जनता ने मजबूर किया उन्हें बोलने के लिए कि ये आपका विषय नहीं है कि आप चुनाव नहीं जीत रहे। ये भारतीय जनता पार्टी को पूरे देश की जनता 90% से ज्यादा खिलाफ वोट देके हराना चाहती है। ये हार क्यों नहीं रहे? ये लोगों ने मजबूर किया राहुल जी को, तेजस्वी जी को, ये अखिलेश जी को और सारे विपक्ष के लोगों को कि आपको करना ही पड़ेगा, ये हमारा काम है जो आपको करना पड़ेगा, आपकी ड्यूटी है। नहीं करोगे तो हम आपसे भी नाराज होंगे, आपके भी खिलाफ बोलेंगे। ये तो इतना बड़ा आंदोलन चला था ना, ये कहाँ शुरू में कर रहे थे? अगर ये लोग शुरू में जनता की और हमारी बात मान लेते तो आज मोदी जी प्रधानमंत्री होते, मोदी जी जेल में होते, आज वाराणसी का चुनाव हारते और अमित शाह जी और यूसुफ लुलू और ये अडानी अंबानी जैसे सब लोगों के साथ यहाँ तिहाड़ जेल में या किसी और जेल में होते, साबरमती जेल में। आपने उनकी बातों पर मोहर तो लगाई, लेकिन उनकी बातों पे नहीं, वो बाध्य हैं हमारी बातों पे मोहर लगाने के लिए। हम जनता हैं, राहुल जी जनता के नौकर हैं। खुशी मना रहे हैं, कह रहे हैं कि बनारस का असली स्थानक नहीं है। बिल्कुल, जनता के वोटों वाले सांसद वो हैं। ईवीएम के सांसद पीएम मोदी जी हैं, ईवीएम के एमपी मोदी जी हैं, ये बात सही। सर वोट चोरी इस मुद्दे के पीछे ईवीएम बैंक का मुद्दा चिट्टा बना करने का नहीं, जो स्लीपर सेल है ना हर पार्टी में, वो एक ही काम पे लगे हुए हैं, कुछ भी कर लो, कोई मुद्दा उठा लो, ईवीएम की बात मत करो। देखो ये वोट चोरी हो रही है, हम डकैती कह रहे हैं, राहुल जी वगैरह थोड़ी इज्जतदार भाषा में चोरी कह रहे हैं, तो वो क्या है? वो तो अपराध की रिपोर्टिंग है ना। अपराध रुकेगा कैसे? वो रोकने का तरीका एक है मतपत्र से चुनाव होना, और एक तरीका मैंने अभी भी बताया, इतना भारी है कि बाकी सारी चोरियां आरएसएस और बीजेपी की, फर्जीवाड़ा वोट करने की, वोटिंग परसेंटेज बढ़वाने की, वो सब कम पड़ जाएंगी। पेपर बैलेट सब पे भारी पड़ेगा, ये है बात। कब आएगा सर? जब भी आएगा मोदी जी की और बीजेपी की जमानत लेके जाएगा। ये आंदोलन के ऊपर है, अब आंदोलन शुरू हो जाए, बिहार से आ जाएगा, मैं आपको पूरी गारंटी दे सकता हूं इस बात की। आंदोलन से हटाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में ये लोग गए हैं, और आंदोलन की वजह से ही थोड़े बहुत रिलीफ भी मिलेंगे इन्हें, वरना कोई रिलीफ नहीं मिलता। अब तक ये इनको डिसमिस करके भगा चुकी होती सुप्रीम कोर्ट, ये मैं बता रहा हूँ। आप राहुल गांधी की बात को लेकर सहमत हैं, वहीं कर्नाटक में एक मंत्री कांग्रेस की, वो कहते हैं कि जिस तरीके से ये लोग वहां काम करते हैं कि हमारे कर्नाटक में कर रहे हैं, अगर बीजेपी जिम्मेदार है तो कांग्रेस भी जिम्मेदार है, उसके बाद उन्हें पद से हटा दिया जाता है, उनको मंत्री पद छीन लिया जाता है, तो आप उनकी बातों पर कैसे यकीन कर सकते हैं कि वो मैं देखिए, वो तो अभी एक है, मैं तो यहाँ बता रहा हूँ, वेणुगोपाल हैं, जयराम रमेश हैं, लाइन लगी हुई है। ये तो शुरू में नाम ले रहा हूँ मैं, अभी लाइन लगी हुई है, और लाइन लगी हुई थी जो कांग्रेस छोड़ के भागे। कांग्रेस के अंदर तो स्लीपर सेल घुसे में। राहुल जी तो 50% की गारंटी दे रहे हैं ना, मैंने तो इतनी डिटेल में रिसर्च नहीं की है अभी। स्लीपर सेल ही तो है जो कांग्रेस और दूसरी विपक्षी पार्टियों का बेड़ा गर्क कर रहे हैं। अगर बताइए, इस देश में प्रधानमंत्री मायावती जी को बनने से कौन रोक सकता है, अगर मिश्रा जी ना हो उनके बराबर में बैठे हुए? वो तो खुद कह भी चुकी, जब भी वो अपने मन से बोलती हैं, उन्होंने अभी तो कहा है कुछ दिन पहले कि बसपा के अच्छे दिन तब आएंगे जब बैलेट पेपर से चुनाव होंगे। अभी तो कहा है कुछ दिन, मेरे ख्याल से 1 महीना पहले कहा होगा मायावती जी ने। तो ये हर लीडर की जो स्लीपर सेल की बात से के जंजाल से निकल के जब भी बात करेगा, यही बात करेगा। खड़गे जी ने बोला पेपर बैलेट, राहुल जी ने बोला पेपर बैलेट, 2018 के कांग्रेस के वर्किंग कमेटी के रेजोल्यूशन ने बोला पेपर बैलेट, अखिलेश जी बोलते हैं मैं 80 की 80 सीटें जीत जाऊं जब भी पेपर बैलेट, ममता बनर्जी पेपर बैलेट, स्टालिन साहब पेपर बैलेट। फिर भी ये पेपर बैलेट के लिए आंदोलन नहीं हो रहा ना, इसका मतलब क्या है? कांग्रेस के अंदर, सभी विपक्षी पार्टियों के अंदर सुपारी लेके स्लीपर सेल्स बैठे इसलिए हैं कि ये ईवीएम की बात नहीं होनी चाहिए, बाकी सब चीजें मोदी जी झेल लेंगे, पेपर बैलेट मोदी जी की झेलने की सकत या वैल्यू नहीं है। उत्तर प्रदेश में मुद्दा बदल गया, फतेहाबाद में जो हुआ, फतेहपुर में अखिलेश यादव भी आरोप लगा रहे हैं कि ताली पूजे, वाह वाह, क्या कह रहे हो, पूछने दो सर क्या कहेंगे फतेहपुर वाले मुद्दे पे? फतेहपुर वाले मुद्दे देखिए, मुसलमानों का भी जो धार्मिक स्थल है उनका नंबर तो आया हुआ ही है, क्रिश्चियंस का आया हुआ है। छत्तीसगढ़ का भी हमारे पास इतना बड़ा केस आया 1885 में बिलासपुर में, जो देश के सबसे पहला हॉस्पिटल और सबसे पहले हॉस्पिटल्स में से एक,
और सबसे पहले नर्सिंग जो कॉलेज है उसमें से एक को आरएसएस और बीजेपी की सरकार ने तोड़ के ध्वस्त करने की पूरी कार्रवाई कर रखी है। ये तो भाई क्योंकि मुस्लिम जो इश्यूज हैं, जो उनके धार्मिक स्थल है, उनकी बात हाईलाइट ज्यादा होती है। ट्राइबल्स का सबसे ज्यादा काम हो रहा है इस वक्त। जो ये आरएसएस और बीजेपी सबसे ज्यादा देश में जमीनें और जो प्रॉपर्टी लूट रही है ट्राइबल्स। उसके बाद ये शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी के हक अधिकार लूटे जा रहे हैं। उसके बाद तीसरा नंबर आता है मुसलमानों का, और उसके बाद सिख, उसके बाद बौद्ध तो खैर हमसे करीब आज से 1000 साल पहले से इतना लुटवा चुके हैं अपना कि अभी हम लोगों को लूटने में 100 साल और लगेंगे आरएसएस और बीजेपी के, तब बौद्धों जितना नुकसान हमारा होगा, इतना नुकसान बौद्धों का हो सकता है। 80,000 से ज्यादा बुद्ध विहार अशोक सम्राट के टाइम से थे, आज कहाँ हैं? ये है सच्चाई। तो बुनियादी बात यह है एससी एसटी और माइनॉरिटीज की सब प्रॉपर्टीज आरएसएस और बीजेपी डकैतियां और लूट मार कर रही है खुलेआम। अखिलेश यादव कह रहे हैं जब भी बीजेपी किसी मुद्दे पर फंसती है तो उसका एक ही काम है कि हिंदू मुस्लिम करा दे। क्या उसी को देखते हुए कराएगा क्या फतेहपुर? नहीं, फतेहपुर क्या और जगह अभी 50 जगह इस वक्त हो रहा होगा अभी जब हम यहाँ बैठे हैं। उसके लिए बुनियादी बात यह है कि अखिलेश यादव जी को और अपोजिशन पार्टी के लोगों को, जैसे वो सीना तान के 300 और कितने भी सैकड़ों मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आए थे, वहां जाके भी उन्हें छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी को जाके वो बिलासपुर की चर्च बचानी चाहिए पहले। उसी तरीके से अखिलेश यादव जी को जाके ये किस्सा ही खत्म करना चाहिए ना। संविधान जो कहता है वो होगा, चाहे मस्जिद हो या कोई और धार्मिक स्थल हो, बगैर धार्मिक स्थल का नाम लिए ये काम होना चाहिए। अखिलेश यादव जी और अपोजिशन की ये जिम्मेदारी है, माइनॉरिटीज की, एससी एसटीज की हिफाजत करें। अगर वो नहीं कर सकते तो इस देश की 46% जनता की हिफाजत करने में वो पूरी तरीके से नाकाम है। एससी एसटी और माइनॉरिटीज इस देश की 46% जनता है। लेकिन जो ये बोर्ड चलता है इसको बदनाम भी किया जाता है और इसमें मेंबर बनाए जाते हैं, सरकार की तरफ मंत्री बनाए जाते हैं, फिर इनका रखने का जगह जगह बनाने में क्या फायदा है? नहीं, ये तो सब लूटमारी करने के लिए है ना। अभी ये विषय भटक जाएगा कि सब जो भी लोग बैठे हैं, अगर एक भी वक्फ बोर्ड ईमानदारी से काम करेगा, एक भी वक्फ बोर्ड किसी भी स्टेट में, तो एक भी मुस्लिम परिवार ऐसा नहीं होगा जो करोड़पति ना हो। एक बात। दूसरा, अगर किसी भी राज्य में शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल कास्ट ट्राइब की लीडरशिप ठीक हो तो एससी एसटी सब प्लान का इतना पैसा है, एक भी शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब परिवार ऐसा नहीं होगा जो करोड़पति ना हो। योगी जी लोग कहते हैं नाम देने से। अब योगी जी का मैं आपको योगी जी का नाम लेने से रोक रहा हूँ, अवॉइड करो ना, ये सब लोग को बात ही नहीं करनी लेकिन चाहिए। अगर ये सारे मुद्दे बढ़ रहे हैं, इनको जेल भिजवाना है एक दिन, उसकी तैयारी करें, नाम वाम नहीं लेना चाहिए। आप जुडिशियरी सिस्टम से जुड़े हैं, जब वर्षिप एक्ट आ गई तो उसके बावजूद भी अगर अदालतें सुनवाई कर रही है तो छूट तो अदालत ही देगी ना। अदालतों पे भी दबाव है, मैं इस विषय में बार बार बोल चुका हूँ। अदालतें खुद कह रही हैं हमारे ऊपर दबाव है। ये जन आंदोलन से मसला हल होगा। अपने जो टॉप लीडरशिप है एससी एसटी और मुस्लिम सिख क्रिश्चियन बौद्ध की, जिस दिन वो अपनी टॉप लीडरशिप मजहबी, सोशल और दूसरी प्रकार की जो लीडरशिप है उसको हटा के अच्छे लीडर्स को ऊपर ले आएंगे, ये प्रॉब्लम रातों रात सॉल्व हो जाएगी। अपने आप कोर्ट भी ठीक हो जाएंगे, अपने आप विपक्ष की पार्टीज भी ठीक हो जाएंगी। अभी जो हर पार्टी के अंदर एससी एसटी और माइनॉरिटीज के गुलाम बैठे हैं ना, हर पॉलिटिकल पार्टी में ढूंढ के घटिया से घटिया आदमी लाके उसको लीडर बनाया जाता है। ये है बुनियादी बात।